हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन बाबा चैनल पर। कल हमने आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत पढ़ा था, जो अध्याय 1 था। आज हम आधुनिक भारत इतिहास के प्रमुख उपागम, लेखन के प्रमुख उपागम क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आधुनिक भारत इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। उपागम का मतलब समझते होंगे, प्रमुख अप्रोचेस की कहाँ कैसे आप पहुँचा है। तो इतिहास लेखन, इतिहास का ऐतिहासिक लेखन, इतिहास लेखन इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। समझ रहे हैं आप, ये इतिहास लेखन की एक तरह की डेफिनेशन है कि इतिहास लेखन क्या है। तो इतिहास लेखन इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। सिंपल तौर पर इतिहास लेखन इतिहास का ऐतिहासिक व्याख्या है। ठीक है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। लेखक कहना चाह रहा है कि इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दें। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए और स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। लेखक कहना चाह रहा है कि इतिहास एक ऐसी वो नहीं है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दें। इतिहास का पूरी तरह विश्लेषण होना चाहिए और उसका तथ्य देना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ही था, और उसी पे आधारित होना चाहिए। तर्क विकल्प, अब आगे बढ़ते चलिए। तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने चाहिए कि कोई तर्क करता है, इस पर वितर्क करता है तो इसका क्या, उसकी समस्या को सुलझाना चाहिए है, प्रदान की जानी चाहिए। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। व्यापक रूप से इतिहास के 4 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय समझते होंगे आप, संप्रदाय हैं पहला औपनिवेशिक, दूसरा राष्ट्रवादी, तीसरा मार्क्सवादी और चौथा अधीनस्थ या उपाश्रित, या मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित। हालांकि इतिहास लेखन के 2 अन्य संप्रदाय भी हैं, संप्रदायवादी एवं कैम्ब्रिज। तो चलिए औपनिवेशिक उपागम के बारे में समझते हैं। औपनिवेशिक उपागम या ऐतिहासिक लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक, औपनिवेशिक का अर्थ समझते हैं आप। औपनिवेशिक जो जैसे कहते हैं औपनिवेशिक करें, औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल मतलब जब भारत पर ब्रिटिश का राज्य एक देश के दबाव में दूसरे देश पर जो अधिकार होता है वो औपनिवेशिकरण कहलाता है। जैसे भारत पर ब्रिटिश का साम्राज्य चल रहा था, तो ब्रिटेन एक अलग देश और भारत एक अलग देश। तो भारत देश पे दबाव चल रहा था, भारत पर वो अपना शासन कर रहे थे, भारत को गुलाम बना चुके थे, तो वो औपनिवेशिक कहलाता है। औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है। लेखक कहना चाह रहा है कि औपनिवेशिक उपागम या औपनिवेशिक इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा ऐसे कार्यों की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व की है। प्रभुत्व समझते हैं, मतलब स्वयं का अधिकार। प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। आज अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दृष्टिगत लिखा है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध था। साथ ही साथ पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों का महिमा मंडन किया गया जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया। लिए आगे पढ़ते हैं। जेम्स मिल, माउंटस्टर्ट, एल्फिंटन, विंसेंट स्मिथ द्वारा एवं अन्यों द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम का उचित उदाहरण है। जो औपनिवेशिक उपागम का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जो इन्होंने लिखा था भारत का इतिहास, औपनिवेशिक उपागम मतलब इनके द्वारा लिखा गया तो ये औपनिवेशिक उपागम ही कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे देश के थे, ब्रिटेन के। तो ये औपनिवेशिक उपागम का उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से
निष्कृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले के रूप में महिमा मंडित किया गया। महिमा मंडित मतलब उन्हीं का गुणगान किया गया है। समझ रहे हैं कि उन्होंने अब जब जो देश के हैं वो तो अपने देश का ही गुणगान करेंगे, और जिस देश पर वो अपना राज्य कर रहे हैं उसे तो खराब बताएंगे। तो उन्होंने क्या भारत क्या होता है, अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निष्कृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमा मंडित किया। जबकि भारत की एक ऐसी संस्कृति की जहाँ पर पूरे विश्व को भारत की ओर आकर्षित किया है। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखन को एक समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम एवं व्याख्यात्मक फ्रेमवर्क विकसित हुए हैं। सारगर्भित रूप में सारगर्भित का मतलब समझते हैं, मतलब पूरी तरह सारगर्भित रूप में औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने में सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधीकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारधारात्मक प्रयास का एक भाग था। राष्ट्रवादी उपागम के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम के से सामना करने, जो राष्ट्रवादी उपागम था वो भारतीयों द्वारा लिखा गया था। तो उन्होंने भी इसका सामना करने की नहीं, भारत में रूढ़िवादी नहीं है, एक पिछड़ी सभ्यता नहीं है, तो उस औपनिवेशिक उपागम का सामना करने के लिए राष्ट्रवादी उपागम मतलब उसका उत्तर देने के लिए राष्ट्रवादी उपागम का विकास हुआ है। ये भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेख की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर मौजूदा जो मतलब पहले से मौजूद थे, ये जो औपनिवेशिक काल के उपागम थे, उनके स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर जो उन्होंने विश्लेषण किया के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की असत्यता उसमें गलत लिखा गया, असत्यता को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये लिखा गया है, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसे राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया और धार्मिक, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। यहाँ ये राष्ट्रवादी उपागम के बारे में बताया कि राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। यह आधुनिक काल में मौजूद नहीं था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय मौजूद नहीं था। दादा नौरोजी, एम.डी. रानडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. टेलंग, जी.के. गोखले एवं डी.ई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना विकसित की गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के.टी. शाह, वी.सी. काले, सी.एम. वकील, डी.आर. गडगिल, ज्ञानचंद, वी.सी. राव, वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदचिन्हों का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी उपागम के सामाजिक सुधार आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन उनका इस ओर आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जाति और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्त आंदोलनों की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने में
सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं की ऐतिहासिक मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। अब चलिए पढ़ते हैं मार्क्सवादी उपागम क्या था। तो मार्क्सवादी ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी संप्रदाय की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों के सम्मान वे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर्विरोध के प्रति भी पूरी तरह सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ, विशेष रूप से रजनी पाम दत्त, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों और द्वितीय अंतर्विरोध के विरोधियों के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह असफल रहे और औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को भी संरचित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया, और संरचित का मतलब समझते हैं जो रचित हुआ था, और इसके मुक्त एवं सवर्गीय रूप की उपेक्षा की। अब समझते हैं अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम। ठीक है, अभी हमने मार्क्सवादी उपागम पढ़ा था, अब अधीनस्थ या उपाश्रित, दूसरे के ऊपर आश्रित उपागम थे जो मतलब लिखवाए गए थे। अधीनस्थ या उपाश्रित अध्ययन शीर्षक ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजित गुहा के संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई। इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज़ों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने बताया कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात वर्ग की तरफ है, अतः यह पक्षपाती है। अधीनस्थ उपाश्रित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन भारतीय एवं विदेशी दोनों, दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों के बीच। वे विश्ववत है कि भारतीय लोग कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थीं, एक उपाश्रितों की वास्तविक समाजवादी विरोधी धारा और दूसरी कुलीन की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धारा। कुलीन धारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कुलीनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष हेतु झुंड में थोड़ा अधिक थी। हालांकि अधीनस्थ उपाश्रित संप्रदाय, जिसने शुरू में आम लोगों की दृष्टिगत इतिहास लिखने की वचनबद्धता दिखाई, लोगों की स्वयं की सचेतता पर आधारित थी, नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को आधिकारिक प्रतिबिंबित कर सके। इसका नवीन लेखन निरंतर उसी पुराने कुलीन स्रोतों पर आधारित था। इस प्रकार हमने समझा कि क्या थे ये उपागम। अब हम संप्रदायवादी उपागम, जो अन्य दो उपागम थे, उन उपागमों के बारे में, जो संप्रदायवादी उपागम था उनके बारे में पढ़ेंगे। संप्रदायवादी उपागम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्यपुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक स्वयं को पूरी तरह सीमित किया। देखिए क्या कहना चाह रहा लेखक, राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति, मतलब जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्हीं की तरह संप्रदायवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्यपुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक स्वयं को पूरी तरह सीमित किया। भारतीय संप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है।
संप्रदायवादी मतानुसार संप्रदायवादी जो थे, जो संप्रदायवादी उपागम थे, उनके मत के अनुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। उनके मत के अनुसार कहना था, उनका मतलब उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो भारत का मध्यकालीन इतिहास था वो हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम स्थायी रूप से शत्रुता शिविरों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण, विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। ये विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथ में यह अधिक उग्र एवं विषाक्त रूप में सामने आया। दूसरे यह विचार कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया और हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे, प्रचारित किया गया। फिर से समझेंगे, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये उन्होंने यह विचार कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मुगलों का साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रही। 15वीं नहीं, 16वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव बाबर ने रखी थी, हैं। तो शासक का निर्माण किया और हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे, ये प्रचारित किया। उन्होंने मुगलों को ज़्यादा वो किया और हिंदुओं को मुगलों के अधीन बताया, ठीक है। और ये लास्ट उपागम, जो आखिरी उपागम है, कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज संप्रदाय उपागम का मत है, उनका कहना मतलब कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और भारतीय राजनीतिक का स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटी शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमांकन हुआ। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच था। सीधे तौर पर कहा जाए तो सभी जो उपागम थे एक दूसरे पर आरोपित थे कि और अपने को ज़्यादा अच्छा बता रहे थे। जैसे औपनिवेशिक काल का जो उपागम था तो उन्होंने ज़्यादा ब्रिटिशर्स को ज़्यादा महान कहा और ये पिछड़ी हुई सभ्यता का भारतीय लोगों को। फिर राष्ट्रवादी उपागम था तो उन्होंने जो ये पिछड़ी, इसका उत्तर देने के लिए राष्ट्रवादी उपागम लिखा। उसके बाद जो देखा आपने संप्रदायवादी उपागम, तो संप्रदायवादी उपागम में मुगलों ने अपना ज़्यादा वो दिखाया, बल्कि हिंदुओं को उनके अधीन बताया है। इसी तरह अब ये कैम्ब्रिज उपागम है, तो इसमें ये बताया गया कि देखिए, आप खुद ही एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं कि इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। उन्होंने उल्टा ही भारतीयों को दोष ठहरा दिया। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा दिए गए लाभ, मतलब प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच था। उल्टा उन्होंने भारतीयों पर ही आरोप लगाया कि मतलब भारतीयों के ही बीच था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, अपितु इसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्ति से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों एवं शोधार्थियों तथा विद्वानों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है। ये मानव व्यवहार को हटाकर देखता है। समझ रहे होंगे आप कि किस तरह उन्होंने उल्टा ही भारतीयों पे आरोप लगाया और राष्ट्रवाद को पाश्विक राजनीति के स्तर पर ले जाता है। अब यहाँ पे हम जो उदारवादी एवं नव उदारवादी की व्याख्या के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। कैन एवं हॉपकिंस, पैट्रिक ओ ब्रायन तथा डेविस एवं
हट्टनबैक ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रबुद्ध वर्ग के कुछ निष्ठापूर्ण विचारों एवं दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशकों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों या बाजारों में पूंजी निवेश, भारत में रेल लाइन परिवहन की व्यवस्था करना, ब्रिटेन में घरेलू निवेश को हस्तोत्साहित और नवीन औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकता था। अब हम नारीवादी उपागम के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास लेखन में लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपाश्रित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा एवं योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। ये बता रहा है कि इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी, उनकी भूमिका क्या थी, उनका दर्जा क्या था, उनका योगदान क्या था, इसको स्पष्ट करने में ये असफल रही। इतिहास में महिलाओं के योगदान को लेकर लेखन 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है, जिसने भारत में महिला के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया। तनिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं सचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि कई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलनों में स्वयं को संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखन B.R. नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्यों के साथ शुरू हुआ। महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडिता रामाबाई द्वारा लिखित द हाई कॉस्ट हिंदू वुमेन और कैराथीन मियो द्वारा लिखित मदर इंडिया में दर्शाया गया है। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबद्ध अन्य लेखकों में BC लॉ, वुमेन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, इनकी एक बुक है। इनमें महिलाओं की स्थिति, क्या दर्जा था, उनके साथ कैसा किया जाता था, ये सब लेखक है जिन्होंने बताया है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये 18वीं और 19वीं और 20वीं शताब्दी में हैं। अब हम प्रमुख विचारों के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो ये किन किन लेखकों के क्या क्या विचार थे। तो यहाँ पे ये लॉर्ड डॉफरिन थे, जो 1886 में समाचार पत्र में छपी सामग्री है, लॉर्ड डॉफरिन ने छपाई थी। तो उन्होंने ऐसे लिखा था कि दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज साहित्य अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचना के तहत सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वालों के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम सभी समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप से भारत के। उन्होंने ये बताया कि जो उस समय समाचार पत्रों में अंग्रेज़ों किस तरह पीड़ित कर रहे हैं, ये सब छपा था। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखवाया कि दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचना के तहत सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं कि इन अखबारों को पढ़ने वालों को मस्जिद में, अब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी उन अखबारों को पढ़ेगा तो उन्हें अंग्रेज़ों के ऊपर क्रोध तो होगा कि इतना ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं भारतीयों को, हैं। तो पढ़ने वालों को मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम सभी समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप से भारत के, क्योंकि भारत को एक गुलाम बना चुका और एक गुलाम के तौर पर देख रहा था वो। तो ये लॉर्ड डफरिन का क्या था, विचार थे। फिर ये पर्सिवल स्पीयर का एक विचार था कि हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है। पर्सिवल स्पीयर का ये विचार था कि उस समय समकालीन कि भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया, साथ ही इसकी कुछ व्याख्या का आह्वान किया जा सकता है। इसके दो तरफा कारण हैं। भारतीय परिदृश्य में होते परिवर्तनों को तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है और भारतीय इतिहास के जरूरी तत्वों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में होते परिवर्तन। फिर एक बिपिन चंद्रा एक इतिहासकार हैं तो इनने लिखा कि कुछ इतिहासकारों ने विलंब से शुरू नवीन प्रवृत्ति, जिसे इसके प्रस्तावकों द्वारा उपासित उपागमों के रूप में विवेचित किया गया,
जिसने सभी पूर्व के ऐतिहासिक लेखन के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित समेत को नकार दिया और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास लेखन को उपाश्रित उपागम से प्रतिस्थापित करने का दावा किया। ये पाठ अध्याय का ये सारांश है। सारांश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ मैं कि सारांश से पूरे ही पाठ के एक सारांश के तौर पर समझा जा सकता है कि पूरे अध्याय में क्या समझा गया है। तो आधुनिक भारत के अध्ययन हेतु इतिहास के प्रमुख उपागम, तो ये जेम्स मिल, एलिफेंस्ट, बी ए स्मिथ एवं अन्य इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक उपागम ने भारत को अवरुद्ध एवं पिछड़े समाज एवं सभ्यता के तौर पर चित्रित किया और जबकि अपने देश ब्रिटेन को गौरवशाली रूप में प्रस्तुत किया। इस उपागम ने भारत का ब्रिटिश द्वारा औपनिवेशीकरण को न्यायोचित ठहराया। राष्ट्रवादी उपागम ने औपनिवेशिक उपागम के दावे को नकार दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के शोषण को प्रस्तुत किया है। और फिर मार्क्सवादी उपागम ने भारत में इतिहास लेखन की कला को प्रभावित किया। मार्क्सवादी उपागम ने औपनिवेशिक और साथ ही साथ राष्ट्रवादी उपागम की मूलभूत कमजोरियों को सामने रखा। फिर सांप्रदायवादी उपागम के बारे में बताया कि सांप्रदायवादी उपागम ने जो मध्यकालीन भारत के औपनिवेशिक ऐतिहासिक लेखन पर आधारित था, हिंदू और मुस्लिम को दो भिन्न समूहों के रूप में देखा जो स्थायी रूप से शत्रु शिविरों में विभाजित थे। फिर कैम्ब्रिज उपागम के बारे में बताया कि कैम्ब्रिज उपागम ने भारतीयों के बीच अंतर्विरोध को देखा जो भारतीयों, हिंदू और मुस्लिम के बीच था, ना कि साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच। फिर ये उपाश्रित उपागमों ने लोगों के आवाज़ की उपेक्षा करने का आरोप मौजूदा सभी उपागमों पर लगाया। यद्यपि उसने लोगों की स्वचेतना पर आधारित नवीन इतिहास लिखे जाने का दावा किया, तथापि यह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। उदारवादी और नव उदारवादी उपागम की शुरुआत 1980 के दशक में इंग्लैंड में हुई। इस उपागम के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन उतना दमनात्मक या शोषणकारी नहीं था। जो उदारवादी और नव उदारवादी उपागम थे, इनके अनुसार जो ब्रिटिश शासन भारत में जो ब्रिटिश शासन था उतना दमनात्मक या शोषणकारी नहीं था जितना वाम राष्ट्रवादी उन्मुख उपागम ने इसे प्रचारित किया। इसके प्रस्तावकों में पैट्रिक ओब्रायन, केन हॉपकिंस एवं हट्टनबैक प्रमुख है। भारत में नारीवादी उपागम की शुरुआत 1970 के दशक में शुरू हुई, जिसे महिला आंदोलन से आवेग प्राप्त हुआ। इस तरह ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कल हम तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे कि यूरोपियों का आगमन किस तरह भारत में यूरोपियों का आगमन आया, प्रथम कौन आया और किस तरह उन्होंने भारत में अपना एक साम्राज्य फैलाया यूरोपियों ने, और कौन कौन यूरोपी आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। ख़त्म करते, धन्यवाद।